नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज बात करेंगे सीबीएसई के नए परीक्षा प्लान की। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कोरोना महामारी के दौरान आई चुनौतियों से सबक लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब इस साल की तरह अगले साल भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन की सहायता से तैयार होगा। इतना ही नहीं, 10वीं के रिजल्ट के लिए 9वीं के मार्क्स और 12वीं के रिजल्ट के लिए 11वीं के मार्क्स का भी अहम योगदान होगा। सीबीएसई ने इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई ने नोटिस में बताया है कि नया सत्र 50% पाठ्यक्रम के साथ 2 सत्रों में बांटा जाएगा। प्रत्येक सत्र के अंत में 50% सिलेबस की ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसा करने से आखिरी सत्र के लिए कक्षाएं लेने की संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी। सीबीएसई दिशा निर्देशों के मुताबिक 50% पाठ्यक्रम वाली 2 टर्म एंड परीक्षाएं होंगी। पिछले साल की तरह इस 2021-22 के लिए भी पाठ्यक्रम घटाया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल परीक्षाएं और प्रोजेक्ट वर्क को और भरोसेमंद बनाया जाएगा। कक्षा 9वीं और 10वीं का आंतरिक मूल्यांकन 3 पीरियोडिक टेस्ट छात्र के ज्ञान और प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 11-12 के आंतरिक मूल्यांकन का टॉपिक यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। स्कूलों को सभी छात्रों की प्रोफाइल तैयार करनी होगी, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन का सबूत डिजिटल फॉर्मेट में होगा। आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड करने के लिए स्कूलों को पोर्टल की सुविधा दी जाएगी। टर्म फर्स्ट की परीक्षा 90 मिनट की होगी। इस पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। टर्म सेकंड की परीक्षा को वार्षिक परीक्षा माना जाएगा, जो 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा का आयोजन मार्च-अप्रैल में किया जाएगा। अगर महामारी की स्थिति खत्म नहीं होती है तो दूसरे टर्म की परीक्षा भी 90 मिनट की ही हो सकती है। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीबीएसई का कहना है कि सभी हितधारकों के सुझावों के आधार पर 2021-22 के लिए वैकल्पिक तरीके से रिजल्ट जारी करने की योजना बनाई है। बहरहाल सवाल यह है कि सीबीएसई का नया पैटर्न कितना कारगर साबित होगा। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए जो बदलाव किए गए हैं उससे छात्रों के कितने हित सधेंगे, क्या और ज्यादा प्रभावशाली बन सकता है प्लान। सीबीएसई के नए प्लान के हर पहलू की आज हम समीक्षा करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपको करा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर ओमकार सिंह जुड़ रहे हैं, एक्स-वीसी हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के। रीता सिंह मेरे साथ चर्चा का हिस्सा हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंद्रपुरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रोफेसर ओमकार, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। सर, सीबीएसई का ये नया प्लान, नया पैटर्न आप कैसे देखते हैं, और मेरे व्यूवर्स के लिए आसान भाषा में अगर आप इसको एक बार डिस्क्राइब कर दें। देखिए, सीबीएसई द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। क्योंकि पहले भी मैं आपके चैनल पे ही एक बार चर्चा में सम्मिलित हुआ था, जब ये सीबीएसई परीक्षा कैंसिलेशन की बात हो रही थी। तब भी मैंने कहा था कि हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर देना चाहिए। और इस बार अच्छी बात ये है कि सीबीएसई ने फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, यानी कि सत्रांत जो परीक्षा लेकर के बच्चों का समग्र मूल्यांकन और बच्चों की पढ़ाई के दौरान की जो जिस प्रकार से उनकी प्रोग्रेस होती है इस एजुकेशन की, उसका मूल्यांकन करने का, दोनों को सम्मिलित करते हुए एक समग्र प्लान बनाया है। और ये इस सत्र 2021-22 के लिए निश्चित रूप से बच्चों के लिए एक बड़ी सहजता देगा और बड़ी ही उनकी जो उम्मीदें हैं, जैसी उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, उसका एक सही मूल्यांकन करने में एक प्रभावी कदम साबित होगा। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होता है, पर सत्रांत परीक्षा के माध्यम से सिर्फ हम उनका एक बेंचमार्किंग करते हैं बच्चों की, एक दूसरे से वो कहाँ पे अपनी मेरिट में स्टैंड करते हैं, सिर्फ उसका मूल्यांकन होता है। लेकिन जहाँ तक उनके ज्ञानार्जन की बात है, उस ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में यदि उनको सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है तो निश्चित रूप से ज्ञानार्जन की प्रक्रिया प्रभावी, सुदृढ़ और दक्ष होगी, मीन्स एफिशिएंट होगी। तो स्कूलों के ऊपर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो सतत रूप से जो बच्चों का मूल्यांकन करेंगे वो निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से करें, उसमें पूरी पारदर्शिता और उसमें जो इंटेग्रिटी है उसका एक विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। सीबीएसई का जो प्रारूप निकल कर आया है, उसको देख करके जरूर ऐसा लगता है कि सीबीएसई के द्वारा कोई एक पोर्टल जैसी कोई सुविधा बनाने की योजना है, जिसमें वो तो कालांतर में पता चलेगा कि किस प्रकार से वो उसको अपने बच्चों का मूल्यांकन को दर्ज कराने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एक सतत रूप से स्कूल और सीबीएसई के बीच में डायलॉग स्थापित होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट प्रोफाइल बनाने की बात कही गई है। स्टूडेंट प्रोफाइल बनाने का उद्देश्य
प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे का जो सतत रूप से उसका मूल्यांकन होगा, उसको जो टेस्ट होंगे, जो उसकी क्विजेज होंगी, जो उसको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, या और जिस प्रकार से भी उसका मूल्यांकन होगा, इन सारी चीजों को सम्मिलित करते हुए बच्चे की प्रोफाइल तैयार होगी। और उस प्रोफाइल के आधार पर बच्चे के पास और स्कूल के पास, दोनों के पास ये जानकारी होगी कि उनका बच्चा कहाँ तक, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है। तो मैं मानता हूं कि सीबीएसई द्वारा ये जो कदम उठाया गया है निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, और देर से ही सही लेकिन एक सही कदम उठाया गया है, और आगे भी इससे एक आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है, जिससे कि शिक्षा का गुणात्मक सुधार होने की एक दिशा दिखाई दे रही है। ठीक है, रीता सिंह भी हमारे साथ है। तो रीता जी, पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम को लेकर जो बदलाव किए गए हैं वो कितने युक्ति संगत आपको प्रतीत होते हैं मैम? अभी पाठ्यक्रम को लेके नोटिस आना बाकी है, जुलाई में वो इसी महीने में एक्सपेक्टेड है। जैसे लास्ट ईयर रैशनलाइज सिलेबस आया था, लेकिन कहा गया ना मैम सिलेबस को कम कर देंगे, कटौती की जाएगी, जो पिछले साल किया गया उसी पैटर्न पे एग्जाम होंगे। तो क्या हम अभी से सिलेबस को लेके किसी तरह की राय बना सकते हैं? नहीं, अभी इतनी फर्म राय बनी भी नहीं है। उन्होंने एक प्रपोजल सा रखा है। रैशनलाइज वर्ड जब जो यूज कर रहा है, साथ साथ में सीबीएसई का सर्कुलर ये शब्द भी यूज कर रहा है कि तकरीबन 50% होगा। 50 मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। सर्कुलर कहता है कि पूरा सिलेबस को हम टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड करेंगे। एक सिर्फ 12वीं का लेते हैं, समझ लिए 21-22 के जो 12वीं के छात्र हैं इस समय, वो अपना पूरा जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उनको 50-50% तकरीबन रफली अप्रॉक्सीमेटली में डिवाइड किया जाएगा टर्म 1 और टर्म 2 में। ये जो टर्म 1 का सिलेबस है वो ऑलरेडी बच्चे पढ़ना शुरू हो चुके हैं, जो तकरीबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में खत्म करेंगे हम लोग। और उसमें ये लोग एक टर्म 1 का एग्जामिनेशन रखना चाहते हैं जो एमसीक्यू रहेगा, जो सिर्फ 90 मिनट्स का रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा। और कोशिश है कि वो सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, जिसका रिस्पॉन्सेज बच्चे OMR शीट के थ्रू ही देंगे और ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर हो जाएगा आंसर्स ऑन टू दी सीबीएसई पोर्टल। ये तो एक पैटर्न टर्म 1 के लिए कह रहे हैं। ये उन्होंने क्यों इतनी सारी चीजों का दे दिया है कि ये भी कहते हुए कहा है कि अगर कोविड उसके बाद खुल जाता है, सब ठीक हो जाता है, और क्या ऑफलाइन हम क्या टर्म 2 को हम क्या ऑफलाइन कर पाएंगे। अगर हम टर्म 2 का एग्जाम को ऑफलाइन कर पाते हैं तो उसमें सब्जेक्टिव कंपोनेंट होगा, वो बोर्ड एग्जाम की तरीके से होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो टर्म 1 में ऑनलाइन हुआ उसका वेटेज नहीं जुड़ेगा इवैल्यूएशन में। सो बहुत तरीके से उन्होंने इसको टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड किया हुआ है। रैशनलाइज वर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल को कुछ कट करना पड़े बिकॉज ऑफ द मतलब अगर कंटिन्यूस नहीं क्लासेस चल पाई, कोई और प्रॉब्लम्स आई, तो रैशनलाइज वर्ड यूज जरूर कह रहे हैं कि हम कटौती कर सकते हैं, लेकिन कटौती करने के लिए भी एक तरीका अपनाएंगे कि कैसे ग्रेडेशन ऑफ सिलेबस है, कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक है, कौन सा याला टॉपिक अपने अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ ऐसे काटा नहीं जाएगा। और हर जगह वो बात कहते हैं, हर बार कहते हैं कि तकरीबन 50% सिलेबस रहेगा। तो बहुत कटौती की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाउएवर अगर एक्सीजेंसीज आती हैं, अगर इमरजेंसीज आती हैं, तो कटौती का स्कोप भी छोड़ रहे हैं। ये भी स्कोप छोड़ रहे हैं कि अगर टर्म 1 का आपने एग्जाम किसी वजह से हमारा सब स्मूथ रहा, हमने कंडक्ट कर लिया, और टर्म 2 होते होते हमारी स्थिति देश की या आपके शहर की गड़बड़ हो गई, तो आप टर्म 2 तब आपका पूरा का पूरा ही साल का इवैल्यूएशन टर्म 1 और आपके इंटरनल असेसमेंट्स के हिसाब से हो जाएगा। अगर दोनों ही किसी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही डायनामिक सिचुएशन है, कुछ अनसर्टेनिटी से भरा हुआ समय है, जो आज इस महीने में हो क्या अगले महीने में ऐसी सिचुएशन होगी, हम श्योर नहीं है इस बात के। तो इसलिए सारी सिचुएशंस को बांधता हुआ बहुत अच्छे से सर्कुलर बंधा हुआ है, और बहुत अच्छे से प्रोफेसर ओंकार सिंह ने ऑलरेडी समझाया कि काफी फॉर्मेटिव कंपोनेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो बनेगा, जो एक टेस्ट, एक छोटी चीज जो स्कूल में हुई, चाहे वो प्रैक्टिकल हुआ या प्रोजेक्ट हुआ या इंटरनल असेसमेंट हुए या फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हुए, उनका एक हम डिजिटल पोर्टफोलियो अपने स्कूल में बनाते चले जाएंगे। और साथ साथ सीबीएसई उनका इंटरनल मार्क्स का डिजिटल डेटा लेता चला जाएगा। पोर्टफोलियो स्कूल में रहेगा, वो एविडेंस के तौर पे रहेगा, और उनका डेटा सीबीएसई को जाता चला जाएगा। और वो इंस्टेंट कंपाइलेशन किसी भी एक्सीजेंसीज में, अगर कल को आज ये स्थिति हुई और परसों बोर्ड को रिजल्ट डिक्लेयर करना हो, तो दिल बी इनफ। तो पहली बार ये हो रहा है कि जो हमारे पिछले साल और पिछले साल का रेट्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स हमने हैंडल की, अब हम प्रोस्पेक्टिव जा रहे हैं और आगे की प्लानिंग पहले से कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ
तो आई सी एवरीथिंग इन गुड हैंड्स। ठीक है, तो ओंकार सर, असल में पाठ्यक्रम में कटौती का जिक्र बार बार हो रहा है, हालांकि कितनी कटौती होगी, कैसे होगी, ये अभी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी इस कटौती को आप फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से सर कैसे देखते हैं? देखिए घनश्याम जी, आपने जो विषय उठाया सिलेबस की कटौती का, मैं व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारा एक सिलेबस है वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन को तय करता है कि एक बच्चे ने यदि 10वीं पास कर ली या 12वीं पास कर ली तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके पास इस स्तर का नॉलेज होगा और इस स्तर की एक्सपर्टीज होगी। तो मैं विगत वर्ष भी जब ये सिलेबस की कटौती हुई थी तो व्यक्तिगत मत मेरा तब भी यही था और आज भी यही है कि यदि हम इस प्रकार से मूल्यांकन का एक तरीका नया इजाद कर रहे हैं तो इस प्रकार के मूल्यांकन के साथ में हमें सिलेबस में कटौती नहीं करनी चाहिए। यद्यपि यदि सीबीएसई चाहे तो वो किस विषय पर, किस भाग पर कितना जोर देना है उसको तय कर सकती है, लेकिन सिलेबस में कटौती निश्चित रूप से बच्चों की जो गुणवत्ता होगी, शिक्षा की गुणवत्ता, उसको कहीं ना कहीं दीर्घ काल में प्रभावित करेगी। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। इस पे विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन जहां तक एक सिलेबस और करिकुलम की बात है तो वही विगत बहुत सारे वर्षों में उसका एक स्तर तय हुआ है और ये निश्चित रूप से उस स्तर को तय करने के पीछे की मंशा ये रही है कि हम ये मानते हैं कि बच्चे के अंदर एक एक्सपर्टीज इस लेवल की होगी, इस लेवल की उसकी कॉम्पिटेंस होगी। तो यदि हम सिलेबस को रिड्यूस करते हैं तो कहीं ना कोई कॉम्पिटेंस हम उसकी डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये जो सिलेबस का रिडक्शन है, इस पर विचार होना चाहिए कि क्या जब हमने मूल्यांकन का एक नया तरीका फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों मिला करके निकाल लिया तो ऐसे में क्या हमें सिलेबस का रिडक्शन करना नितांत आवश्यक है या हम उसके साथ में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पर सीबीएसई को और जो स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको जरूर विचार करना चाहिए, नहीं तो बच्चों के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर रह जाएगी जिसका कि एहसास बच्चे को स्वयं और उच्च शिक्षा के जो तंत्र है उसको कालांतर में होगा। जी रीता जी, असल में क्या ऐसी ही राय आपकी भी है कि पाठ्यक्रम में कटौती नहीं होनी चाहिए? जब मूल्यांकन का एक फॉर्मूला निकाला जा रहा है, क्या उसके मद्देनजर ये कटौती अनिवार्य में कंपलसरी है? अभी नहीं। अगर समय में कमी हुई, पाठ्यक्रम कम का ट्रांजैक्शन कम हुआ तो शायद जरूरत पड़े। अगर जब जरूरत पड़ेगी भी तो अगर हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो टॉपिक्स को चूज करें या सब्जेक्ट्स की, कंसेप्ट्स की इंटरकनेक्टिविटी को समझते हुए अगर बात करें तो बहुत वाइजली इसमें रैशनलाइजेशन बिना किसी का नुकसान किए किया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अब मुझे एग्जैक्टली लास्ट ईयर रैशनलाइजेशन कैसे हुआ था, मैं उसके वहां से एग्जांपल नहीं दे रही, मैं एक ऑफ द कफ एग्जांपल दे रही हूँ कि समझिए अगर मेरे सोशल साइंस की किताब में एक कैसे डेल्टा बना इस पे कंसेप्ट है और अगर कैसे साइक्लोन बनता है उस पे कंसेप्ट है, ये सारे टाइप के चैप्टर्स। एक उसमें चैप्टर है कि मिनरल्स कहाँ पे कैसे कैसे पाए जाते हैं, किस लिए पाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल में क्या होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लैक सॉइल का ऐसा क्यों होता है। अगर वो साइंटिफिक रीजनिंग के संग वाला कंसेप्ट है वो नहीं छोड़ा जाए। अगर ये बोला जा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट वहां पे क्यों सेटअप हुआ या यहाँ पे काली मिट्टी क्यों हुई डेक्कन प्लेटो में, वो सब नहीं छोड़ा जाए। लेकिन डेक्कन प्लेटो में काली मिट्टी होती है या इफ आई हैव टू आस्क कि राइस का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, क्यों होता है, वो अगर वेदर सिचुएशन और सीजन से कनेक्ट करता हुआ कंसेप्ट है वो ना छोड़ा जाए। लेकिन जो मुझे गूगल से या डेटा जस्ट एक फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले चैप्टर्स हैं, अगर वो मुझे एक क्लिक ऑफ द इंफॉर्मेशन से वो डेटा मैं डिराइव कर लेती हूँ, उसमें मैं अपने दिमाग का या अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज का सिर्फ लो ऑर्डर स्किल्स को यूटिलाइज कर रही हूँ, ऐसे टाइप के टॉपिक्स को अगर हम फॉर ग्रुप डिस्कशन कंसिडर कर लें या फॉर प्रोजेक्ट बना लो बच्चों कि चलो लेट्स मेक अ मैप जहां पे ये चीज पाई जाती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रैशनलाइजेशन सिर्फ सिलेबस को काटने और छाटने से नहीं होता है, उसको कैसे ट्रांजैक्ट किया जाएगा क्लासरूम में उसके लिए भी अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो कटौती के साथ उसके दूसरे रास्ते हम यहाँ बना सकते हैं कि बच्चों का कुछ छूटे भी ना और वो कटौती के तौर पे हमारे सामने भी आ जाए। देखिए, जहाँ तक 2 बार की परीक्षाओं के व्यवहारिकता की बात है जी, तो व्यवहारिकता में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि स्कूल्स को पहले तैयार होना होगा। स्कूल्स का जो एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, और जब स्कूल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में बच्चों का मूल्यांकन करते रहेंगे तो हाँ सर बोलिए, ऑडियो बोलिए। जब स्कूल्स बच्चों का मूल्यांकन करते रहेंगे, आ रही है आवाज? सर बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए सर, आ रही है आवाज। हाँ जी जी। तो
मैंने कहा जब स्कूल्स बच्चों का मूल्यांकन सतत रूप से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। और ये जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से बच्चों की जो एग्जामिनेशन का जो एक फोबिया होता है वो भी खत्म होगा। और छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे सिलेबस के हिस्से हैं जिनमें कि बच्चों का मूल्यांकन हो जाएगा। तो जब बच्चों के मूल्यांकन जो सिलेबस जो हम उसका कैचमेंट एरिया है उसके असेसमेंट का जब वो छोटा हो जाएगा तो निश्चित मानिए कि बच्चों के अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो स्कूल्स का फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो स्कूल्स रेगुलर बेसिस पे बच्चों को असेस करते रहेंगे तो बच्चों को एक पैटर्न की भी जानकारी रहेगी कि किस प्रकार से उनका असेसमेंट होने जा रहा है, किस एक्सटेंट तक उनको किस टॉपिक में किस डेप्थ तक जाना है, किस एक्सटेंट की स्टडी करनी है। तो इस प्रकार से बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। और व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मत है कि हमें एंड ऑफ सेशन असेसमेंट पर जोर कम देना चाहिए, कंटिन्यूअस असेसमेंट पे जोर ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों का जो एक रिगर है, जो एजुकेशन के प्रति लगाव है, जो बच्चों के अंदर उसकी समझ है, और उस समझ को स्कूलों के पास एक सुधारने का भी अवसर होता है। जैसे कि स्कूल यदि एक असेसमेंट टेस्ट करते हैं और उस असेसमेंट टेस्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती तो स्कूल्स के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है और बच्चे के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ऐसे में जब स्कूल्स और बच्चे दोनों मिल करके जो एजुकेशन का लेवल है उसको इम्प्रूव करने की बात करेंगे तो ओवरऑल एजुकेशन का जो हमारा स्तर है उसका उन्नयन होना निश्चित है। जहां तक बच्चों के अंदर एक एग्जाम फोबिया की बात है तो वो एग्जाम फोबिया सतत रूप से स्कूलों के स्तर से ली जाने वाली परीक्षाओं और टेस्ट के माध्यम से स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। सिर्फ लॉजिस्टिक्स का इश्यू है जो कि सीबीएसई हैंडल करेगा और स्कूल्स का उसमें सहयोग मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये 2 बार का असेसमेंट भले वो इस साल एक्सपेरिमेंट के तौर पर हो रहा हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी परफॉर्मेंस और इसके रिजल्ट अच्छे आए। तो इस प्रकार से हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें एक होलिस्टिक चेंज होने की भी संभावना दिखती है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल की पढ़ाई या 1 साल की पढ़ाई को सिर्फ 3 घंटे की परीक्षा के आधार पर असेसमेंट नहीं होना चाहिए। उसका असेसमेंट सतत रूप से उसके लर्निंग लेवल का होना चाहिए, क्योंकि जब हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं जिसको कि सीबीएसई ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, तो उन आउटकम्स के अटेनमेंट का असेसमेंट यदि कंटिन्यूअस होगा तो निश्चित रूप से जो ओवरऑल असेसमेंट है वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी। तो जो एक बच्चों के अंदर यदि इस प्रकार की कोई भ्रांति है कि 2 बार परीक्षा होने से उन पर दबाव होगा, वो निश्चित रूप से दबाव नहीं होगा। इसमें स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो किस प्रकार से बच्चों को असेसमेंट के लिए ट्रेन करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है रीता मैम, असल में इंटरनल असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस में ये असेसमेंट कितने इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं? क्या कभी मैडम और कभी आपका स्टाफ ये शिकायत भी करने लगा है कि देखिए इस असेसमेंट की वजह से अब तो हमारा काम बढ़ने जा रहा है, क्योंकि लगातार करना होगा? अब काम डेफिनेटली बढ़ने जा रहा है, पर अगर समाज के सुधार के लिए अगर आपने एक जॉब लिया है, सिर्फ रोजी रोटी के लिए लिया है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए नहीं है आज इस समय एजुकेशन फ्रेटर्निटी। काम जरूर बढ़ेगा, लेकिन बिल्कुल मैं 100% डॉक्टर ओंकार सिंह की बात से सहमत हूं कि बहुत जरूरी है ये सिस्टम। और अगर हम इस वाले सर्कुलर को भी देखें तो बहुत अच्छे से वो सारी चीजों को लेता हुआ चल रहा है। अगर आप टर्म 1 का एमसीक्यू अपने बेस्ड एग्जामिनेशन अगर कर दिया, लेट्स अज्यूम कि वो हमारा इसी सिचुएशन में हुआ जैसे आज की चल रही है और हम सब घर में बैठे हुए हैं, तो वो होम बेस्ड हो गया, एक तरह से ऑनलाइन हुआ और हमने घर से वो एग्जाम दिया। उसके कुछ नंबर जुड़े, जो भी उसकी वेटेज हमने बनाई, अगर हमारा टर्म 2 आते आते हमारा डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट बेटर हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो फिर हम वहां पे उसका भी वेटेज ले लेंगे। तो बहुत सुंदर से कहता है कि अगर टर्म 1 का एमसीक्यू बेस आप किसी वजह से ले लिया और आपने टर्म 2 नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टर्म 1 और सारे इंटरनल असेसमेंट्स को लेते हुए अपना इवैल्यूएशन करेंगे। और अगर टर्म 2 हो जाता है और टर्म 1 आपने ऑनलाइन दिया होता है तो फिर घर से किया होता है, तो वो घर का वेटेज कम कर देंगे। तो वो काफी फ्लूइड सा सिचुएशन रखा है। अब बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की, जो आप कह रहे हैं वो कंटिन्यूस जो रखा जाएगा और जो उसकी पूरा डेटा कंपाइल की जाएगी, एक एक चीज जो क्लास में कराई जाएगी, होमवर्क में कराई जाएगी, छोटे छोटे टेस्ट के माध्यम से कराई जाएगी, प्रोजेक्ट के माध्यम, प्रैक्टिकल, जो भी केस स्टडी माध्यम, इन सब से कराई जाएगी। उन सबका बहुत तवज्जो है कि किसकी क्या कब जरूरत पड़ेगी। अब सडनली इस साल आप देखेंगे बच्चे, अगर आपके परिवारों में है इस उम्र के बच्चे, खुद ही देखेंगे जो शिकायतें आ रही थी कि क्लास नहीं आ रहा है बच्चा एंड ऑल, अपने आप ये सर्कुलर के बाद से हर बच्चे की प्रेजेंस इन एवरी एक्टिविटी ऑफ स्कूल हो जाएगी, अपने आप ही लर्निंग बढ़ जाएगी। सच बात बताऊं तो बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि अगर ये हमारा
10-11 साल पहले जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो हमने सेटअप किया था सीबीएसई ने, अगर वो नहीं गया होता आज की डेट पे, अगर वो इस समय 11 साल पुराना इवॉल्व असेसमेंट सिस्टम हमारे सामने होता, तो ये जो हम 2 साल से परेशानी झेल रहे हैं हमारे बच्चे सब लोग, थोड़ा सा शायद कंट्रोवर्शियल बात कर रही हूँ, 2 पॉलिटिकल पार्टी के वेंडेटा व्हाटएवर द वर्ड्स आर के चक्कर में ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पिसा, वो बहुत बहुत खराब हुआ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। ये जो अब हम घूम फिर के लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही है जो 2009 में सीसी इवैल्यूएशन सिस्टम आया था, और अभी तक वो क्या मैच्योर हो चुका होता, सारी अपनी सक्सेस फेलियर एक्सपीरियंस करके, सक्सेस स्टोरीज अच्छे स्कूलों की शेयर करके, हमारे आफ्टर ऑल 26,000 सीबीएसई स्कूल्स हैं। मुझे याद है उस समय हम ट्रेनर थे तो घूम के इसके बारे में बातें करते थे दूसरे स्कूलों में जाके, तब 22,000 स्कूल थे। 22,000 से आज की डेट में 40,000 स्कूल सीबीएसई के और जुड़ गए हैं पिछले 10-11 साल में। तब से लेकर आज तक अगर वो इवैल्यूएशन सिस्टम रहता, उसकी जो कमजोरियां थी, ये मैं नहीं कह रही कि बहुत अच्छा सिस्टम, आफ्टर ऑल नया सिस्टम आया था, उसको सुधारते, उसकी कमियों को दूर करते, उसको और रॉबस्ट सिस्टम बताते, उसको और स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करते। कोई बात नहीं, देर से ही सही दुरुस्त आए, इसी को हम समझ सकते हैं, और आने वाले भविष्य की एक अच्छी कल्पना हम इस हालात में भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रीता जी आपका, ओंकार सर आपको बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो मुद्दा में आज बस इतना ही, नमस्कार।